नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे जेबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग अपने रूरल बैंकिंग के यूनिट नंबर 17 के थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। शीर्षक है इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम। चलिए तो ये देखते हैं, एक पॉइंट को क्लियर करते हैं इस पार्टिकुलर यूनिट के। सो फ्रेंड्स, पहले बताया जा रहा है कि हमारा जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसमें दोस्तों आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स है, ये इंडायरेक्टली हेल्प करता है पॉवर्टी को एलिवेट करने में। जो डायरेक्ट पॉवर्टी एलिवेशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल पॉलिसी का। दोस्तों, जो हमारा पुअर है, जो लोग गरीब हैं, उनके इश्यूज़ को नेगलेक्ट करना, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म के बेनिफिट को अंडरमाइन करेगा। आरबीआई की रोल प्ले करती है पॉलिसी मेजर्स को इवॉल्व करने में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, और गवर्नमेंट के जो पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है उसे आरबीआई सपोर्ट करती है। आरबीआई मेजर इनिशिएट करती है फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। दोस्तों, जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जिसको शॉर्ट में एनएसएफआई कहा जाता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा एनएसएफआई का, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फ्रेंड्स, एनएसएफआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये 2019 से लेकर 2024 का प्रोग्राम है। ये एड्रेस करते हैं जो हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के एक्सेस का बैरियर है, उसे एड्रेस करते हैं, और जो हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज की जो एक्सेस का बैरियर है, उन्हें एड्रेस करते हैं। दोस्तों, एक इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम एक प्रो ग्रोथ होता है, प्रो पुअर होता है, जिसमें पोटेंशियल होता है कि आप इनकम इनइक्वालिटी को कम कर सकें, पॉवर्टी को कम कर सकें। दोस्तों, ये जो एनएसएफआई है, इसको प्रिपेयर किया गया आरबीआई के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसे इनपुट मिला या दूसरे फाइनेंशियल रेगुलेटर से इसे इनपुट मिला। एनएसएफआई के अंदर कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंक्लूजन गोल्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होते हैं, उनको कैसे तक वहाँ तक कैसे पहुँचे, मैकेनिज्म्स होते हैं, कैसे प्रोग्रेस को मेजर करें। ये सभी चीज़ दोस्तों एनएसएफआई के पार्ट होते हैं। दोस्तों, सस्टेनेबल लाइवलीहुड जनरेशन लोगों को हेल्प करता है कि वो पॉवर्टी से बाहर आ सकें। एनएसएफआई रिकमेंड करती है कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कन्वर्ट करें और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करें। दोस्तों, ऑनगोइंग स्किल डेवलपमेंट का जो डिटेल है, लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम का जो डिटेल है, वो नए इंट्रेंट्स को अवेलेबल हो। एक फ्रेमवर्क को बनाया गया है फोकस्ड अप्रोच के लिए, ताकि आप फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा सकें, मैनेजरियल स्किल को बढ़ा सकें, क्रेडिट और मार्केट लिंकेज सभी चीज़ को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट कर सकें ग्रास रूट लेवल पे। किसके माध्यम से? तो एसएलबीसी, डीसीसी, डीएलआरसी, इन सभी संस्था के माध्यम से आप ग्रास रूट लेवल पे फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करें। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी मॉड्यूल जो है डेवलप किया जाएगा एनसीईएफई के द्वारा। दोस्तों, जो प्रोसेस लिटरेसी होता है, इसका फोकस्ड होना चाहिए, और ये इसका देखिए, एक होता है हमारा प्रोसेस लिटरेसी, एक होता है कंसेप्ट लिटरेसी। तो ये दोनों आपस में कोरिलेटेड होना चाहिए। जो सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी है, इनका रीच जो है एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी के हमारे सेंटर्स हैं, इनको एक्सपेंड करना चाहिए, ये दूर दूर तक पहुंचना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर वाइटल है, क्योंकि दोस्तों डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज से रिस्क इमर्ज हो रही हैं। दोस्तों, जो इंटरनल ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का, इसे हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। यानी जो हमारे ग्रीवियांस को रिड्रेस करने का मैकेनिज्म है, इसे हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एक कस्टमर ग्रीवियांस पोर्टल या मोबाइल ऐप डेवलप किया जाएगा, ताकि आप लॉन्च कर सकें, ट्रैक कर सकें, रिड्रेस कर सकें ग्रीवियांस के स्टेटस को। दोस्तों, एनएसएफआई मेजर इशूज़ को आइडेंटिफाई करती है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंडर करता है। एनएसएफआई रिकमेंड करती है कि एक्शन प्लान क्या होगा ताकि आप सस्टेनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सकें। अगले एनएसएफआई एक्शन प्लान को प्रपोज करते हैं किसके रिगार्डिंग दोस्तों? एक्शन प्लान जैसे कि मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाए स्टेक होल्डर को कोऑर्डिनेट करने में, कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के रीच को बढ़ाया जाए, कैसे हम ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करें। दोस्तों, एनएसएफआई का मेन एम है कि इनका जो विज़न है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, उसे अचीव करना ग्राउंड लेवल पे। इसमें दोस्तों ग्राम पंचायत, सिविल सोसाइटी, एनजीओ सभी का इन्वॉल्वमेंट हो। दोस्तों, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन एक नेशनल प्रायोरिटी है भारत में, जो कि एक्सेस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, किसी वनरेबल ग्रुप को। सो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ अ नेशनल प्रायोरिटी इन इंडिया, जिसके अंदर जो एक्सेस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को वनरेबल ग्रुप को एफोर्डेबल कॉस्ट में, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में। फाइनेंशियल एजुकेशन के इनिशिएटिव को गाइड किया जाता है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा, यानी कि एनएसएफई के द्वारा। एनएसएफई का फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। भारत ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। इनिशिएटिव है जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिन्होंने दोस्तों एक्सक्लूडेड सेक्शन को फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम में लाया है। तो जो एडल्ट का प्रपोर्शन है, एडल्ट का जो प्रपोर्शन है विद फॉर्मल अकाउंट इन इंडिया, ये 2011 में 35% था और ये 2017 में बढ़कर 80% हो गया। क्यों, किस कारण से हुआ ऐसा? तो पीएमजीडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण, और सपोर्टिव फाइनेंशियल रेगुलेटर के कारण।
जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है लोग इंश्योर करने में कि लोग जो है अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल सर्विस को यूज़ करें अपने फाइनेंशियल वेलबींग के लिए। भारत की जो लार्ज एडल्ट पॉपुलेशन है वो अपने वो इसके डेमोग्राफिक एडवांटेज को लिवरेज कर सकते हैं और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के माध्यम से। एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच जरूरी होता है ताकि आप नेशन वाइड फाइनेंशियल लिटरेसी को अचीव कर सकें। दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन एक नेशनल प्रायोरिटी है और इसको गाइड किया जाता है दोस्तों एनएसएफई के द्वारा, मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि एनएसएफई जो है एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को अडॉप्ट करती है ताकि फाइनेंशियल वेलबींग को अचीव कर सके भारतीयों के लिए। जो हमारा एनसीएफई है यानी नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है ये इस्टेब्लिश किया गया ताकि बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें और सुटेबल कंटेंट को डेवलप कर सकें फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। डिजिटाइजेशन दोस्तों नया अपॉर्चुनिटी लाया फोर फ्रंट में और एनएसएफई को रिवाइज किया गया ताकि आप इनोवेटिव मेजर्स को अडॉप्ट कर सकें टू इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल एजुकेशन। जो एनएसएफई 2020 से 2025 है इसका फोकस है दोस्तों एडवांसिंग द स्किल ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो हमारे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं इनके स्किल को एडवांस करने के लिए एनएसएफई 2020 से 25 का फोकस है कि जो हमारे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इनके स्किल को एडवांस करें और जो भी इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व हैं उनके स्किल को एडवांस करें। दोस्तों जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव है एनएसएफई 2020-2025 का, इसके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्टिव सेविंग बिहेवियर, पार्टिसिपेटिंग इन फाइनेंशियल मार्केट, डेवलपिंग क्रेडिट डिसिप्लिन, इम्प्रूविंग द यूज ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, मैनेजिंग रिस्क, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, नॉलेज अबाउट राइट ड्यूटीज़ एंड ग्रीवियंस रिड्यूसल, ये सभी चीज़ इंक्लूडेड है हमारे स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव होते हैं एनएसएफई 2020-25 का। दोस्तों एनएसएफई का जो डॉक्यूमेंट है ये 5C अप्रोच को रिकमेंड करता है फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। अब ये 5C क्या है दोस्तों? कंटेंट डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी लेड मॉडल, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एंड कोलैबोरेशन अमॉन्ग स्टेक होल्डर, इसीलिए 5C कहा जाता है। 5 to C है दोस्तों, जैसे देख सकते हैं कंटेंट डेवलपमेंट में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, कम्युनिटी लीड मॉडल में, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज में और कोलैबोरेशन अमॉन्ग स्टेक होल्डर। जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है ये फाइनेंशियल एजुकेशन कंपेन क्रिएट करता है। फिर दोस्तों उसके बाद ये कंडक्ट करता है फाइनेंशियल एजुकेशन कंपेन प्रोग्राम कंडक्ट करता है अलग अलग एज ग्रुप के लिए, जैसे कि मनी स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम, जैसे कि नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी असेसमेंट सेंटर, जैसे कि फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एडल्ट। आरबीआई दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी गाइड प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल डायरी प्रोवाइड करती है, पोस्टर प्रोवाइड करती है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। आरबीआई आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट करती है, कंपेन क्रिएट करती है, कंडक्ट करती है अलग अलग फाइनेंशियल टॉपिक पे, प्रेस रिलीज, स्टेटमेंट्स, रेगुलेटरी गाइडलाइंस, इवेंट्स और सोशल मीडिया के माध्यम से। सेबी दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम को अरेंज करता है रिसोर्स पर्सन के माध्यम से। सेबी जो है स्टूडेंट सेबी को विजिट करते हैं इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से। सेबी दोस्तों एक डेडिकेटेड इन्वेस्टर वेबसाइट को मेंटेन करता है, एक टोल फ्री हेल्पलाइन को सेटअप करता है और रिड्यूसल मेजर प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स के लिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि जो स्टेक होल्डर है उनका मेन एम है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करें जनरल पब्लिक के बीच में बहुत सारे इनिशिएटिव और प्रोग्राम के माध्यम से। जो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन यानी एनसीएफई है ये फाइनेंशियल एजुकेशन कंपेन, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स ये सभी कंडक्ट करते हैं। आरबीआई दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी गाइड्स, फाइनेंशियल डायरीज, पोस्टर्स, बुकलेट और आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट करती है। फिर दोस्तों IRDAI दोस्तों सेमिनार कंडक्ट करना, कंपेन अवेयरनेस कंपेन कंडक्ट करना, मेट्रो रेल कंपेन। IRDAI ने लॉन्च किया है यंग कॉर्नर, एक अट्रैक्टिव 6 गेम फीचरेट है पॉलिसी होल्डर्स के लिए, वेबसाइट के लिए, अलॉन्ग विद हिंदी वर्जन। दोस्तों जो प्रिंट कंपेन है जो कि कॉशन करता है जनरल पब्लिक को कि जो हमारे स्पीरियस कॉलर्स होते हैं, फिक्सिशियस ऑफर्स होते हैं, इसके लिए प्रिंट कंपेन को लॉन्च किया गया। दोस्तों पैन इंडिया कंपेन अगेंस्ट स्पीरियस कॉलर, टीवी कमर्शियल के माध्यम से, रेडियो जिंगल के माध्यम से, क्या यूटिलिटी है, क्या बेनिफिट है अलग अलग तरह के इंश्योरेंस का, ये 5 डिफरेंट लैंग्वेज में दोस्तों ये लॉन्च किया गया। कॉमिक बुक को इशू किया गया 12 वर्नैकुलर रीजनल लैंग्वेज में। जो हैंडबुक है इंश्योरेंस में, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंश्योरेंस फॉर स्टूडेंट, क्रॉप इंश्योरेंस, राइट बाइंग, ये सभी को लॉन्च किया गया। दोस्तों PFRDA की बात करें तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी है, इसने दोस्तों पेंशन संचय वेबसाइट को लॉन्च किया 2018 में, जो कि मीनिंगफुल इंसाइट प्रोवाइड करता है फाइनेंस के फंडामेंटल के रिगार्डिंग, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। दोस्तों ये जो हमारा PFRDA है ये ऑर्गेनाइज करता है सब्सक्राइबर अवेयरनेस प्रोग्राम सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग CRA के माध्यम से अलग अलग प्लेस में। ये एन्यूटी लिटरेसी प्रोग्राम कंडक्ट करता है NPS ट्रस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन में, एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर के साथ कोऑर्डिनेशन में, ताकि सब्सक्राइबर को अवेयर किया जा सके अलग अलग एन्यूटीज जो कि अवेलेबल हैं। नबार्ड दोस्तों फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करता है रूरल मासेस में, कैसे बहुत सारे मीडियाज़ के माध्यम से।
अवेयरनेस क्रिएट करता है लिफलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, जिंगल्स के माध्यम से। नाबार्ड ऑर्गेनाइज करता है फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसको FLAP कहा जाता है, उनके लिए जो कि नए इंड्यूस्ड है फाइनेंशियल सिस्टम में। नाबार्ड सपोर्ट एक्सटेंड करता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, यानी RCT को, और ताकि एक्वायर कर सके ट्रेनिंग इक्विपमेंट लाइवलीहुड ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों नाबार्ड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव लाता है ताकि सेंसिटाइज कर सके और ट्रेन कर सके स्टाफ, बैंक के स्टाफ को, ताकि वो फाइनेंशियल लिटरेसी को इफेक्टिवली डिलीवर कर सकें। नाबार्ड ट्रेनिंग इम्पार्ट करता है BCs को, BF किसी बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, और रिम्बर्समेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फी। CDB ने लॉन्च किया समृद्धि, एक वर्चुअल असिस्टेंट है उद्यमी मित्रा पोर्टल पे फॉर गाइडेंस ऑफ बडिंग एंटरप्रेन्योर, यानी बडिंग एंटरप्रेन्योर के जो गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए समृद्धि को लॉन्च किया गया, जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करता है बहुत तरह के लोन्स के लिए टू हैंड हेल्डिंग सपोर्ट। दोस्तों बैंकेबिलिटी किट जो है MSE एंटरप्रेन्योर के लिए ये होस्ट किया जाता है इनके पोर्टल में, जो कि गाइड के लिए गाइड के रूप में सर्व करता है। दोस्तों सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर और क्रेडिट काउंसलिंग इंस्टीट्यूशन ये सभी इम्पैनल किए गए हैं और ऑनबोर्ड किए गए हैं उद्यमी मित्रा पोर्टल पे, ताकि सप्लाई साइड को स्ट्रेंथन कर सकें। जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल है वो ओवर 40 इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर करता है, वो उसे होस्ट किया गया है उद्यमी मित्रा पोर्टल में रेफरेंस गाइडेंस के लिए, एंटरप्रेन्योर के रेफरेंस और गाइडेंस के लिए। एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टॉल को ऑर्गेनाइज करना ताकि आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकें एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को स्प्रेड करने के लिए मेलाज में। दोस्तों NPCI की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये दोस्तों बैंक के साथ काम करता है ताकि आप अवेयरनेस क्रिएट करें, लिटरेसी सेशन को क्रिएट करें, रुपए पे, IMPS पे, AEPS पे। AEPS क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। USSD 99S। दोस्तों डिजिटल पेमेंट लिटरेसी को डिसेमिनेट करना कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को, बेनिफिशियरी को, इन सभी एजेंसीज़ के हेल्प से। पेमेंट लिटरेसी कैंप को ऑर्गेनाइज करना अक्रॉस द कंट्री। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करें तो DBT को स्टार्ट किया गया 1 जनवरी 2013 को। इसका एम था कि हम गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम को रिफॉर्म करें वेलफेयर स्कीम में। DBT मिशन को क्रिएट किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा, ताकि वो नोडल पॉइंट के रूप में काम करेगा DBT प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाने में, जिसको लेटर ट्रांसफ़र कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को, और फिर बाद में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को। जो पहला फेज़ था DBT का वो इंट्रोड्यूस किया गया 43 डिस्ट्रिक्ट में, और बाद में 78 मोर डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया 27 स्कीम में, जो कि स्कॉलरशिप से पर्टेन करता है। DBT को एक्सपेंड किया गया अक्रॉस द कंट्री दिसंबर 2014 में, और 7 नए स्कॉलरशिप स्कीम और मनरेगा को DBT के अंदर लाया गया। जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फ्रेमवर्क है वो लेट डाउन किया गया फरवरी 2015 में, और जो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन या PSUs हैं जो कि अटैच्ड हैं उनको एडवाइस किया गया कि वो फ्रेमवर्क को फॉलो करें। दोस्तों आधार यूज़फुल होता है ताकि आप इंटरनेट बेनिफिशरी को टारगेट कर सकें। RBI ने दोस्तों बैंकों को एडवाइस किया कि वो सारे एलिजिबल इंडिविजुअल के लिए अकाउंट को ओपन करें कैंप बोर्ड में। दोस्तों एग्जिस्टिंग अकाउंट को सीड करें, या नए अकाउंट जो कि आधार नंबर से ओपन किए गए हैं उसे सीड करें, और दोस्तों के इफेक्टिव मैकेनिज्म रखें ताकि मॉनिटर कर सकें और रिव्यू कर सकें DBT के इम्प्लीमेंटेशन को। जो SLBC कन्वेनर बैंक है और लीड बैंक है उन सभी को एडवाइस दिया गया ताकि वो इंस्टीट्यूट करें मॉनिटरिंग और रिव्यू मैकेनिज्म को, ताकि वो पीरियडिकली एक्सेस कर सके, इवैल्यूएट कर सके क्या प्रोग्रेस लिया गया है DBT के इम्प्लीमेंटेशन में बैंकों के द्वारा। फिर दोस्तों RBI ने गाइडलाइन इशू किया है बैंकों की कैसे वो सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना, यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DAY NRLM अंडर द NRLM और NULM। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि इंगेज होते हैं सेविंग हैबिट को प्रमोट करने में अपने मेंबर के बीच में, ये एलिजिबल होते हैं कि वो सेविंग अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ऑफिस बियरर का KYC वेरिफिकेशन सफिशिएंट होता है एक सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। पैन दोस्तों रिक्वायर्ड नहीं होगा अकाउंट ओपनिंग के समय में, या दोस्तों फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है। जो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस है सभी मेंबर SHG के जितने भी मेंबर हैं सभी के CDD यानी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जो आप अकाउंट को ओपन करेंगे, और केवल ऑफिस बियरर की CDD की सफिशिएंट है। बैंक अंडरटेक कर सकती है KYC वेरिफिकेशन सभी मेंबर का जब वो क्रेडिट लिंकिंग करती है SHG का, लेकिन सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है सारे मेंबर के KYC वेरिफिकेशन का। बैंक एक सेपरेट सेविंग और लोन अकाउंट मेंटेन करेगी SHG के लिए। जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं जो कि बैंक के द्वारा डिप्लाई की गई हैं वो भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं SHG के लिए, लेकिन बेस ब्रांच की वेरिफिकेशन के बाद ही वो ऐसा कर सकते हैं। बैंक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं SHG के फेडरेशन के लिए विलेज लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, क्लस्टर या हायर लेवल पे। जो करंट अकाउंट होता है प्रोड्यूसर ग्रुप के लिए उसने प्रमोट किया गया है DAY NRLM के द्वारा, वो बैंक के द्वारा ओपन किया जाएगा ताकि कलेक्टिव प्रोडक्शन और मार्केटिंग को फैसिलिटेट कर सकें। दोस्तों जो SHG है और जो फेडरेशन है वो ट्रांजेक्ट करते हैं अपने रेस्पेक्टिव सेविंग और कैश क्रेडिट लोन अकाउंट के माध्यम से। जो क्रेडिट प्लान होता है SHG बैंक लिंकेज का वो बेस्ड होता है पोटेंशियल लिंक्ड प्लान स्टेट फोकस पेपर विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय NABARD SLBC सब कमिटी।
यानी दोस्तों जो हमारे एसएचजी बैंक लिंकेज है, इसका जो क्रेडिट प्लान होता है उसका बेसिस क्या होता है कि जो हमारा पोटेंशियल लिंक्ड प्लान या स्टेट फोकस पेपर जो कि नाबार्ड ने प्रेजेंट किया, जो एसएचजी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो लोन ले सकते हैं अंडर एक्टिव एग्जिस्टिंग, वो कम से कम 6 महीना, मतलब वो कम से कम 6 महीना के लिए एक्टिव होना चाहिए, तभी जाके उन्हें लोन मिलेगा किन्हें, एसएचजी को। और वो उन्होंने पंचसूत्र को प्रैक्टिस किया। वो देखिए पंचसूत्र क्या है, ये हमारा एसएचजी का एक अलग से टॉपिक है, उसमें मैंने आपको बताया कि उन्होंने पंचसूत्र को प्रैक्टिस किया हो, वो दोस्तों क्वालिफाइड हो एज़ पर द ग्रेडिंग नॉर्म। देखिए नाबार्ड ने कुछ ग्रेडिंग नॉर्म फिक्स किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्वालिफाइड हो तभी जाके उन्हें लोन मिल सकता है। जो डिफंक्ट एसएचजी होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं क्रेडिट के लिए, यदि उसे रिव्यू किया गया और वो एक्टिव है कम से कम 3 महीने के लिए, पिछले 3 महीने के लिए। जो कॉमन लोन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि इंडियन बैंक एसोसिएशन रिकमेंड करती है, उसे यूज़ किया जाएगा सभी बैंकों के द्वारा, ताकि क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड कर सकें सेल्फ हेल्प ग्रुप को। जो लोन पासबुक है या जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है रीजनल लैंग्वेज में, वो इशू किया जाएगा एसएचजी को, जिसमें सारा लोन डिटेल रहेगा, सारा लोन के टर्म्स रहेंगे। पासबुक को अपडेट किया जाएगा हर एक ट्रांजेक्शन के साथ, और हर एक टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सप्लेन किया जाएगा जब भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, जब भी डिसबर्समेंट होगा। बैंक स्टाफ एसएचजी मीटिंग को अटेंड करेगी रेगुलरली, ताकि उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सके। बैंक एक सेल को सेटअप करेगा एसएचजी के लिए, ताकि मॉनिटर कर सके क्रेडिट फ्लो को, और उसे इम्प्लीमेंटेशन में गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेगा। एक लोन रिपेमेंट, प्रॉम्प्ट लोन रिपेमेंट बहुत ज़रूरी है, और बैंक मेजर ले सकते हैं ताकि रिकवरी को इंश्योर किया जा सके। जो विलफुल डिफ़ॉल्टर होते हैं उन्हें फाइनेंस ना किया जाए, लेकिन जो नॉन विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं उनको डिवाइड किया जाए लोन लेने से। दोस्तों जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जो कि डे एनआरएलएम के अंदर सैंक्शन किए जाएंगे, वो गवर्न किया जाएगा एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स के माध्यम से। जो हमारे एसएलबीसी हैं, फिर डीसीसी हैं, जो बीएलबीसीज हैं, वो मॉनिटर करेंगे और इशू को रिजॉल्व करेंगे, जो कि एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम और क्रेडिट फ्लो से रिलेटेड है। ब्रांच दोस्तों प्रोग्रेस को फर्निश करेंगे, डिलिक्वेंसी रिपोर्ट को फर्निश करेंगे, किसे, एलडीएम को। एलडीएम कौन होते हैं, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, हर एक महीना। बैंक दोस्तों एक स्टेट वाइड कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देगा, क्या क्या प्रोग्रेस डे एनआरएलएम में किया गया है उन्होंने, किसे ये रिपोर्ट सबमिट किया जाता है, ये रिपोर्ट सबमिट किया जाता है आरबीआई को या नाबार्ड को क्वार्टरली इंटरवल पे। तो बैंक क्या करती है कि एक स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देती है कि डे एनआरएलएम में ये सभी प्रोग्रेस किए गए हैं। ये रिपोर्ट किसे सबमिट किया जाएगा, ये रिपोर्ट सबमिट किया जाता है आरबीआई को या नाबार्ड को क्वार्टरली इंटरवल पे। जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसीड्यूर है एलवीआर रिटर्न को सबमिट करने का, इसे कंटिन्यू रखना है, ड्यूली फर्निश करना है करेक्ट कोड को। जो डेटा शेयरिंग होता है दोस्तों म्यूचुअली एग्रीड फॉर्मेट पे या इंटरवल पे, ये डे एनआरएलएम को प्रोवाइड किया जाता है या एसआरएलएम को प्रोवाइड किया जाता है। एसआरएलएम का फुल फॉर्म है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को, ताकि आप बहुत सारे स्ट्रेटजीज को इनिशिएट कर सकें। बैंक जो है रेगुलरली डेटा को शेयर करेगी, लोन के डेटा को एसएचजी को विद डे एनआरएलएम या एसआरएलएम। बैंक दोस्तों पीएमजेजेबीवाई या पीएमएसबीवाई के डेटा को शेयर करेगी डे एनआरएलएम के साथ एग्रीड फॉर्मेट में, ताकि हाई एनरोलमेंट को फैसिलिटेट कर सके। बैंक जो है सारे एसएचजी ट्रांजेक्शन के डेटा को शेयर करेगी, जो कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट पे हो रहा है डोल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर। पार्ट 2 लेक्चर विल बी अवेलेबल टू द पेड मेंबर। सो इफ यू वांट टू गेट सब्सक्राइब वीडियोस काइंडली व्हाट्सएप नंबर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू।